अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं और आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो, उन क्लासेस को इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ही का। पर फिर भी यही कहूँगा कि आप उन क्लासेस को शेयर भी करें ताकि उर्दू का कंटेंट जिनको इजीली नहीं मिल पाता है उनके लिए इजी रहे कि उनको इजीली क्लास मिल जाए और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, क्लासेस कंटिन्यू है और एक दो टॉपिक आपके लास्ट रह गए हैं और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द वो टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएं। अब जुलाई में चूँकि आपका एग्ज़ाम है तो मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और मैंने ये सोचा था कि सिलेबस होने के बाद अगर मैं MCQ सीरीज़ लेकर आता तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने कोशिश की है कि कंटिन्यू क्लासेस आपकी चल रही है और MCQ सीरीज़ साथ में आपके लिए लगाई गई है। सबसे पहले आपको 2011, 2012, 2015, 17, 21 में जो भी रीट के एग्ज़ाम हुए हैं, रीट के RTET के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन तमाम ही के लैंग्वेज फ़र्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, लेवल फ़र्स्ट और लेवल सेकंड सारे ही पेपर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कराए जाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से पेपर आते हैं। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी तैयारी को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इस पेपर को हल कराने से पहले, इस पेपर के सारे सवाल कराने से पहले सिर्फ एक दो ही बात कहूँगा आपसे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारे सवाल, सारे पेपर कराएंगे यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, उस पर लाइक कीजिएगा और जितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमारे 30 में से इतने सवाल सही हुए हैं। चाहे लैंग्वेज फ़र्स्ट हो, लैंग्वेज सेकंड हो, चाहे लेवल फ़र्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, लेवल फ़र्स्ट की लैंग्वेज फ़र्स्ट सेकंड हो या लेवल 2 की लैंग्वेज फ़र्स्ट सेकंड हो, सभी में 30 सवाल ही आते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। 30 सवाल ही आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने स्लाइड पर सवाल आए तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे, सवाल खुद पढ़ेंगे और उसका जवाब एक कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। 30 के 30 जवाब आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, उसमें नोट करते जाएंगे कि आपके कितने सवाल क्या हुए हैं, सही हुए हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर क्या करेंगे, वीडियो पहले पॉज करेंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे, खुद जवाब देंगे, ABCD का बताएंगे। फिर आप देखेंगे कि मैंने उसका आंसर सॉल्यूशन करवाने के बाद मैंने उसका क्या जवाब दिया है। आप उसको मिलाएंगे और पता लगाएंगे कि आपने सवाल का जवाब सही दिया है या गलत दिया है। आप सारे काउंट करेंगे और 30 में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, इस बात को आप मुझे क्या बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बस इससे ज़्यादा आपसे कोई इल्तिजा नहीं है। इल्तिजा दूसरी ये है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपसे कोई गुजारिश नहीं है। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, चलते हैं हम आज के पेपर की जानिब। रीट 2017 यानी RTET का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, अब तो रीट इसको नाम दे दिया गया है, पहले इसको RTET ही कहा जाता था और अब जो वापस हो रहा है ये भी वापस RTET ही एक तरह से, रीट नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस के लिए है, इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो रीट RTET 2017 का ये पेपर है और लेवल 2 का यानी लेवल 2 का ये पेपर है और ज़बान फर्स्ट, पहली ज़बान का ये पेपर है उर्दू का। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं, तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं और ये बातें आपको अपने पेपर पे सारी लिखित मिल जाएंगी। ठीक है, सवाल शुरू करते ही पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले पढ़ के जवाब दें कॉपी में, उसके बाद आगे सुनिएगा मैं क्या जवाब देता हूँ। चलिए पहला सवाल नंबर 31, क्योंकि हो सकता है पहला पार्ट जो आता है वो आता है उसका साइकोलॉजी का, ठीक है, पैडागोजी को कहते हैं, वो आता है। उसके बाद उर्दू के सवाल, यानी पहली ज़बान आपकी स्टार्ट होती है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी आप उसमें चूज़ करते हैं। सवाल नंबर 31, ख़ासिन की अलामत है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ख़ासिन की अलामत कौन सी है? ये जो है दोस्तों इसको बोलते हैं वक्फ़ा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? वक्फ़ा। ये है निदाइया और फ़िजाइया, निदाइया, फ़िजाइया। ये जो है ये है सवालिया और ये है, इसको बोलते हैं दोस्तों क़ौसीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं क़ौसीन। समझ में आई बात? राइटिंग थोड़ी गंदी है पर आप देख लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन पे ऐसे ही चलता है। क़ौसीन की अलामत कौन सी है दोस्तों? डी वाली जो अलामत है ये क़ौसीन की अलामत है। इसे कोष्ठक कहते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है और ये अल्प विराम है। ये क्या है? अल्प विराम है। अगला सवाल देखें, वीडियो को पॉज कीजिए।
पढ़िए खुद, उसके बाद जवाब दीजिए। सवाल नंबर 32, रजज़ किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ू है? किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ू, जुज़ कहते हैं अंग है, गज़ल का, क़सीदे का, मरसिया का या मसनवी का? बताइए, गज़ल का, क़सीदे का, मरसिए का या मसनवी का? गज़ल के बारे में आपको पता है, गज़ल से सिर्फ 5 ही वर्ड रिलेट करते हैं। गज़ल में मक्ता, मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया और बहर, यही रिलेट करते हैं। मरसिया के 4 हैं और कभी किसी किताब में 5 भी हैं, जिसमें तशबीब, गुरेज़, मदह या हिजो और दुआ, हुस्न तलब और दुआ। मसनवी के कुछ है ही नहीं और मरसिया का ये जुज़ है, यानी रजज़ और रज़म, जंग जिसको कहते हैं, ये सब किस में पाई जाती है दोस्तों? ये मरसिए की सिन्फ़ सुखन का जुज़ू है। इसलिए 32 का सही आंसर क्या होगा? सी, मरसिया। सवाल नंबर 33, बाग़ो बहार किस की तसनीफ़ है? मौलाना हाली, सर सैयद, मीर अमन या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? ये मोहम्मद का मद रह गया दोस्तों, ये मोहम्मद है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किसकी है? ये इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मीर अमन। मीर अमन कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी 1800, जिसकी क्या हुई थी 1800 में जो बना था फोर्ट विलियम कॉलेज, वहाँ पर बाग़ो बहार लिखी थी। किसने लिखी थी? मीर अमन ने लिखी थी। जब आपको नावल वगैरह का चैप्टर करवाएंगे, जब आपको नस्र के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको ये चीज़ें भी आपको बताएंगे। अभी उसका टॉपिक नहीं आया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 34, ज़बान की आवाज़ों की 2 किस्म है। एक ज़बान होती है, उसमें आवाज़ों की किस्म होती है, उसमें साउंड की, प्रोनंस की, उच्चारण की 2 किस्में होती है। कौन सी होती है ये बताइए? साबिक़े और लाहिक़े, मुसव्वते और मसम्मते, रमूज़ औकाफ़ या मुफ़रद और मुरक्कब? क्या होती है आपको बताते हैं। साबिक़े और लाहिक़े आवाज़ नहीं होते हैं। साबिक़े लाहिक़े तो क्या होते हैं? लफ्ज़ होते हैं। साबिक़ा और लाहिक़ा उपसर्ग और प्रत्यय को कहते हैं, तो ये किसी ज़बान की आवाज़ नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा है रमूज़ औकाफ़। रमूज़ औकाफ़ किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को। ये आवाज़ें तो हैं, लेकिन ये फिर भी साउंड नहीं देती हैं जब तक कि इनके साथ मिलाया नहीं जाए, जबकि इसके साथ मुसव्वत मसम्मतें मिलाया नहीं जाती है। और मुफ़रद और मुरक्कब, मुफ़रद कहते हैं अकेले को, मुरक्कब कहते हैं जुड़वा को। यानी बा जो है ये क्या है दोस्तों? मुफ़रद लफ्ज़ है, और भा जो है ये मुरक्कब लफ्ज़ है, मुरक्कब हरूफ है, सॉरी, ये मुफ़रद हरूफ है, ये मुरक्कब हरूफ है। ठीक है, तो ये भी आवाज़ों में शामिल नहीं है। आवाज़ों में शामिल कौन से हैं दोस्तों? मुसव्वते और मसम्मते, जिसको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे कॉम्पोनेंट्स और साउंड, वोवल्स और कॉम्पोनेंट्स कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, और हिंदी में जिसे स्वर और व्यंजन कहा जाता है, उर्दू में उसे की मुसव्वते और मुसम्मते कहा जाता है। समझ में आई बात? इसे हुरूफ इल्लत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ इल्लत भी कहते हैं। आगे देखिए, सही जवाब है बी। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 35, क़सीदा वारी तरीके से पढ़ाने में किसका इंतखाब किया जाता है, किसको चुना जाता है? क़सीदे के लिहाज से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्या चीज़ चुनी जाएगी? हरूफ की आवाज़, अल्फाज जो जुमले, हरूफ की शक्ल, या क़िस्सा या कहानी? बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत आसान इसका जवाब है किस्सा वारी तरीका है। अगर हम किस्सा वारी तरीके पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम किस्सा ही पढ़ाएंगे, कोई कहानी ही सुनाएंगे और क्या सुनाएंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी, किस्सा या कहानी। सवाल नंबर 36, उर्दू लिखना सिखाने का तहलीली तरीका है। अब ये तरकीबी और तहलीली तरीका क्या होता है, जब इसका टॉपिक आएगा तो हम आपको पूरी बातें डिटेल में समझाएंगे। अभी आप सिर्फ कोई आंसर देख लीजिए। उर्दू लिखना सिखाने का तहलीली तरीका क्या है? देखो, पढ़ो और लिखो, खेल खेल में लिखना सिखाना, मुफरद और मुरक्कब बनाना, हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सही जवाब क्या है दोस्तों? ए, देखो, पढ़ो और लिखो। ये उर्दू लिखना सिखाने का क्या है? तहलीली तरीका है, जो कंटिन्यू राइज है। अब है दोस्तों एक इक्तबास दिया गया है। इक्तबास पढ़ने के बाद इक्तबास का जवाब आपको देना है। इक्तबास से आपको सवाल देने हैं। 2 इक्तबास आप क्या आ सकते हैं? एक सीन आ सकता है, गन सीन आ सकता है। एक इक्तबास कहीं और से दिया जा सकता है, और एक इक्तबास हो सकता है कि आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं किसी बुक से दे दिया जाए।
तो आपको किताबें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब पढ़ें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं पढ़ें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल आते हैं इक़्तिबास से ही उसके जवाब पूछे जाते हैं। और मैं समझता हूँ आप इतने एलिजिबल तो हो कि इक़्तिबास पढ़ के उसका जवाब ईजिली दे सकते हो। आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आप में इतने गुण तो होंगे ही, ये बात मैं आसानी से समझ सकता हूँ। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इक़्तिबास को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके जवाब बारी बारी देते हैं। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे सवाल 37 था 40 के जवाब दीजिए। 37 नहीं 36 होगा, 37 कहाँ से होगा। सितंबर का आखिरी हफ्ता था। दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था तो धूप की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। सालिम ने बाग का रुख किया। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजिर में खो गया। बचपन से उसको पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद व परिंद बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी छोटी बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत चिड़ियों से उसको ख़ास दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवाज़ करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगुला, बया, हुदहुद, मैना और तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता। ये सालिम अली का पार्ट है, सबक उससे ये लिया गया है। ठीक है, सवाल क्या है दोस्तों, मैं समझता हूँ पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी आप जवाब इजीली दे पाते, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं थी। सूरज ढलने के वक्त को कहते हैं तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, करीब आफ्ताब या ज़वाल आफ्ताब। बताइए क्या कहते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। इसको कहते हैं तुलू, कहते हैं शुरू होने को, इसको कहते हैं सूर्योदय, सूर्योदय इसको कहते हैं। और सूरज डूबने को क्या कहते हैं, गुरूब आफ्ताब। क्या कहते हैं, गुरूब आफ्ताब। करीब आफ्ताब नहीं होता है, ज़वाल आफ्ताब भी नहीं होता है। ज़वाल तो तब होता है जब अरूज का ज़वाल होता है, तुलू का गुरूब होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। अगला सवाल देखिए, धूप की शिद्दत और शाम सुहानी थी। इस जुमले में शिद्दत और सुहानी अल्फाज की अलामत हैं। सुहानी जो है और शिद्दत जो है ये लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, फ़ाइल कहलाएंगे, ज़मीरें कहलाएंगे, सिफत कहलाएंगे या मुरक्कब अल्फाज कहलाएंगे। हम एक एक करके समझते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं, किसी काम करने वाले को। बताओ शिद्दत और शाम कोई काम करने वाला हो सकता है क्या ये सब्जेक्ट है, नहीं है। शिद्दत और शाम क्या ये किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया गया है क्या, नहीं किया गया है, इसका मतलब ये ज़मीर भी नहीं है। शिद्दत और शाम क्या ये विशेषता हो सकती है, कोई क्वालिटी हो सकती है, बिल्कुल। ये क्या है, एक सिफत है। क्या है, सिफत है। सही जवाब है इसका सी। और ये मुरक्कब अल्फाज भी नहीं है क्योंकि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर भी नहीं बने हैं। शिद्दत जो है अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ है, वो क्या है, अपने आप में मुकम्मल लफ्ज़ है, किसी से मिलकर नहीं बना है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सिफत इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 39। मनाजिर का वाहिद है, मनाजिर का वाहिद है। और आपको वाहिद जमा वाला टॉपिक में ये वर्ड दिया भी था। मंजूर, नज़र, नज़रिया या मंज़र। मंजूर, नज़र, नज़रिया या मंज़र। सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका, मंज़र। क्या होगा, मंज़र। मंज़र का बहुवचन, मंज़र का बहुवचन या मंज़र का जमा मनाजिर होता है। सही जवाब क्या है दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल देखिए, शिद्दत का मुतजाद लफ्ज़ क्या है। शिद्दत यानी ठोस, शिद्दत का मतलब ठोस, बहुत मजबूती से, शिद्दत के साथ। निरी, गर्मी, ये निरी नहीं है, नरमी है दोस्तों, नरमी। ठीक है, निरी हो गया गलती से, निरी नहीं है, ये क्या है, नरमी। नरमी, गर्मी, वहदत या मुद्दत। मुद्दत कहते हैं वक्त को, वहदत कहते हैं एक को, गर्मी का उल्टा तो गर्मी का सर्दी होता है। इसलिए शिद्दत का सही जवाब क्या होगा, शिद्दत का मुतजाद होगा नरमी। शिद्दत का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, नरमी। ये निरी हो गया, निरी नहीं, क्या है, नरमी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अब एक पैसेज आपको और दिया गया है। अब आपको पैसेज पढ़ना है और उसके क्या देने हैं, जवाब देने हैं कि पैसेज में आपसे कौन से सवाल आपसे पैसेज के बाद पूछे जाते हैं। बेहतर है किताब पढ़ेंगे तो आपकी मर्ज़ी, नहीं पढ़े तो मेरे हिसाब से कोई उचित नहीं है किताब पढ़ना, फालतू टाइम वेस्ट है मेरी नज़र में।
दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे सवालात 41 से 45 के जवाबात दीजिए। 41 से 45 तक 5 सवाल दिए जाएंगे, पैसेज पढ़ के उसके जवाब आपको देने हैं। पैसेज क्या है देखिए। सुबह लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। फितरी कहते हैं प्राकृतिक को, नेचुरल। जब उनके वतन मदरोई में उनकी शोहरत फैली तो उनके वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग इसे मायूब समझते थे, यानी ऐब वाला समझते थे। सुबह लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया, स्टेज पर अपने फ़न का मुनाजरा करने की ठान ली। सुनने वाले मशहूर हो गए। बहुत जल्द ये मशहूर है, क्या मशहूर नहीं, मशहूर हो गए। सुबह लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। अब जो दोस्तों सवाल हैं, चाहें तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्टली ही जवाब आने चाहिए, बट अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप पैसेज से हेल्प ले सकते हैं। पैसेज से क्या ले सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं कि हाँ उसका जवाब क्या होना चाहिए। सवाल नंबर 41 है दोस्तों, मतानत के क्या मानी हैं? बंदगी, जिंदगी, संजीदगी या सादगी? संजीदगी या सादगी? सादगी तो नहीं हो सकता, बंदगी इबादत को कहते नहीं हो सकता, ज़िंदगी जीस को कहते नहीं हो सकता, तो मतानत में क्या बचा दोस्तों? लास्ट वाला संजीदगी। सही जवाब क्या है? संजीदगी। और ऊपर जब आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। गैर मामूली मतानत, गैर मामूली संजीदगी थी। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर ज़िंदगी वर्ड कैसे सेट होगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल देखें दोस्तों, 42 नंबर का सवाल। मायूब लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? आप डायरेक्टली भी इसका जवाब दे सकते हैं और आप पढ़ के भी जवाब दे सकते हैं। मायूब कहते हैं ऐबदार को, मायूब कहते हैं ऐबदार को। तो मायूब लफ्ज़ का मुतज़ाद का उल्टा क्या होगा? उम्दा, ऐबदार, बेकार या अदावत? मायूब यानी ऐब वाला, मायूब जिसमें क्या हो? ऐब हो, उसका उल्टा क्या होगा? ऐबदार तो नहीं होगा, ये तो इसका अर्थ है, इसका जवाब है, ये तो नहीं हो सकता। मायूब यानी ऐब वाला, बेकार भी नहीं हो सकता, उसका मतलब ये होता है, अदावत का मतलब ये होता है उम्दा। सही जवाब क्या है दोस्तों? उम्दा। उम्दा यानी बेहतर, अच्छा, और मायूब यानी बेकार, यानी जिसमें ऐब हो। अगला लफ्ज़ है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 43। एहतराम लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ किसे कहते हैं? पर्यायवाची को। एहतराम लफ्ज़ का मुतरादिफ पर्यायवाची क्या हो सकता है? जुर्म, इज़्ज़त, गुमान या हुजरा? हम जिनका एहतराम करते हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, क्या करते हैं? इज़्ज़त करते हैं। एहतराम और इज़्ज़त एक ही लफ्ज़ है। एहतराम इज़्ज़त क्या है? एक ही लफ्ज़ है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। इज़्ज़त एहतराम का मुतरादिफ है, जुर्म नहीं है, गुमान नहीं है, हुजरा भी नहीं है। सवाल नंबर 44। लोहा मनवाना क्या है? ज़रबुल मिस्ल, रोज़मर्रा, मुहावरा या कहावत? बताइए चारों में से क्या है? हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपसे यही पूछ लिया जाए लोहा मनवाना किसे कहते हैं, लोहा मनवाने का जवाब दीजिए। हमेशा यही नहीं पूछा जाता, कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहावत है या मुहावरा है, ज़रबुल मिस्ल है, क्या है। तो आपको जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मुहावरा, तो मैंने बताया था मुहावरे की खासियत क्या है, उसके आखिर में हमेशा क्या आता है? ना आता है। बताओ लोहा मनवाना में ना आया है क्या? बिल्कुल ना आया है। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों? सी इसका सही जवाब है। लोहा मनवाना क्या है? एक मुहावरा है। मशहूर के मानी क्या हैं? एक लफ्ज़ आपने दोस्तों पढ़ा होगा आज तक सबसे ज़्यादा, मशहूर। क्या पढ़ा होगा? मशहूर। क्या पढ़ा होगा? मशहूर आपने पढ़ा होगा। वो मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध, फेमस। यहाँ पर मशहूर की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं मशहूर की। किसकी? मशहूर की। मशहूर बना है शहर से, मशहूर बना है शहर से। शहर मतलब होता है जादू, शहर मतलब होता है जादू। जो बहुत गमगीन हो, जिस पर जादू किया गया हो, जो बहुत नाजुक हो या जो बहुत नाराज़ हो। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी इसका सही जवाब होगा, जिस पर जादू
किया गया हो उसे कहते हैं मशहूर। बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, झेल में कौन सी साबिक़े की मिसाल है? साबिका किसे कहते हैं दोस्तों? साबिका कहते हैं उपसर्ग को। साबिका कहते हैं उपसर्ग को। तो बताइए उपसर्ग की मिसाल कौन सी है? अब मैं पहले समझा चुका हूँ, जब भी हमें उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करनी होती है तो लफ्ज़ को क्या करते हैं? दो टुकड़े कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दो टुकड़े कर देते हैं। जैसे नज़र और बंद, पलंग और पोश, बा और मुरवत, दिल और शिकन। अब हमें ये देखना है, आखिरी के लफ्ज़ सारे हटा दीजिए, आखिरी लफ्ज़ तो हटा दीजिए। अब ये देखिए पहले वाले लफ्ज़ों से क्या दूसरा लफ्ज़ बनता है? बनता है तो उपसर्ग की मिसाल है, नहीं बनता है तो वो उपसर्ग की मिसाल यानी वो साबिक़े की मिसाल नहीं है। बताइए, नज़र बंद, नज़र से कोई और लफ्ज़ बनता है? नहीं बनता है। पलंग से और कोई लफ्ज़ बनता है? नहीं बनता है। दिल से कोई और लफ्ज़ बनता है? बनता तो है। ये हो सकता है आपके लिए बोनस वाला सवाल हो। दिल से ही बनता है, दिल चिकन होता है, दिल आज़ार होता है, दिल फरेब होता है ना। लेकिन असल में यहाँ पर क्या लिया गया है? लफ्ज़ बा मुरव्वत। क्या लिया गया है? सही जवाब क्या है इसका? बा मुरव्वत। ऐसे सवाल आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो सवाल सही हो तो आपको जो सही लग रहा हो कर दीजिएगा। फिर भी आपको लग रहा है ये वाला भी सही है तो हो सकता है वो आपके बोनस अंक में जोड़ दिया जाए। ये हो सकता है सवाल उस टाइम ही गलत दिया गया हो पेपर में और बाद में बोनस अंक मिले भी हों। बा मुरव्वत सही लफ्ज़ है। बा से बहुत लफ्ज़ बनते हैं, बा अदब, बा मुलायज़ा, बा मुरव्वत, बा अदब। ठीक है, बा किसकी मिसाल है? साबिक़े की मिसाल है। वैसे नज़र अपने आप में एक लफ्ज़ है पूरा। नज़र क्या है? लफ्ज़ है। पलंग क्या है? लफ्ज़ है। दिल क्या है? लफ्ज़ है। तो नज़र का खुद का मतलब है, पलंग का खुद का मतलब, दिल का खुद का मतलब है। ये तीनों अपना में एक लफ्ज़ बनते हैं खुद। ठीक है, इनको अगर सिंगल भी लिख दिया जाए तो इनसे एक जुमला, एक वर्ड बन सकता है। लेकिन अगर बा को सिंगल लिख दिया जाए, बा को सिंगल लिख दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बास के आगे वर्ड जोड़ने से और लफ्ज़ बन सकते हैं। बा के आगे और लफ्ज़ जोड़ने से बन सकते हैं। तो बा क्या है? बा मुरव्वत क्या होगी? इसकी मिसाल होगी। बा ही क्या होगी? इसकी मिसाल होगी। यही इसका परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर होगा। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 47। झेल में मुतरादिफात की मिसाल हैं। यानी आपको दो दो लफ्ज़ दिए गए हैं और पता लगाना है कि दो दो लफ्ज़ में कौन से लफ्ज़ हैं जो एक जैसे हैं, जो एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे अज़्म अज़ीम, ऐश व आराम, रज़्म व बज़्म, नफ़रत व मोहब्बत। अब बताइए, कुछ तो उल्टे पुल्टे हैं और देखने में एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका मतलब भी एक जैसा होना ज़रूरी है। अज़्म व अज़ीम, अज़्म कहते हैं पक्का इरादा करने को, अज़ीम कहते हैं ऊँचे को। दोनों दूसरे का मतलब अलग अलग है। ऐश ओ आराम, ऐश मतलब भी आराम, आराम मतलब भी आराम। इसका मतलब बी इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। रज़्म और बज़्म, रज़्म यानी जंग, बज़्म यानी महफिल, ये भी नहीं है। नफ़रत और मोहब्बत, नफ़रत यानी किसी से नफ़रत करना, घृणा करना, मोहब्बत यानी प्यार करना, ये भी एक दूसरे क्या है? अपोजिट हैं। इसलिए बी इज़ द क्या है? करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 48। वो लफ्ज़ जो किसी के करने वाले को, किसी काम के करने वाले को जाहिर करे कहलाता है। यानी किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? सीधा सीधा आपसे पूछा गया, किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फ़ाइल कहलाता है। किसी भी काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। इस्म, ज़मीर और मफ़ऊल नहीं कहलाता है। काम का जिस पर असर पड़ता है वो मफ़ऊल कहलाता है। समझ में आ गई बात? बहुत ईजी सवाल है। काम करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? फ़ाइल कहलाता है। ये क्रिया वाले यानी कि फ़ैल वाले चैप्टर में, फ़ैल वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 49। रिसाला की जमा है। रिसाला की जमा है रसूल नहीं, रसुल नहीं, रिसालत नहीं। तो क्या बचा आखिरी? रसाइल। क्या बचा है आखिरी? रसाइल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। रिसाला की जमा क्या है दोस्तों? रसाइल है। रिसाला की जमा क्या है? रसाइल है। अगला सवाल है, खैर का मुतज़ाद है। खुर, खरगोश, शरीफ या शर। खैर का मतलब अच्छाई के लिए कहा जाता है और खैर के विलोम शब्द के लिए, खैर के मुतज़ाद के लिए शर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। खैर यानी अच्छा, शर यानी बुरा। खैर यानी अच्छा, शर यानी बुरा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों? डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 51। ज़ैद ने अरबी घोड़ा ख़रीदा। इस जुमले में अरबी घोड़ा किसकी अलामत है? अरबी घोड़ा किसकी अलामत है? सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी,
सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी। सिफत अददी की बात करें तो अदद में क्या आती है? काउंटिंग्स आती है। क्या आती है दोस्तों? काउंटिंग्स आती है, नंबर आते हैं। तो अरबी घोड़ा, इसमें नंबर है? नहीं है, इसका मतलब ए बी नहीं है। सिफत मिक़दारी में क्वांटिटी नहीं आती, नंबरिंग नहीं आती, क्वांटिटी आती है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पर कोई मिक़दार भी नहीं है, इसलिए डी भी नहीं है। सिफत ज़ाती यानी एक ही चीज़ सब की क्या कर दे? पूरी ज़ात की बराबरी कर दे। अगर सिर्फ घोड़ा की बात की जाती तो घोड़ा तो सिफत ज़ाती हो जाता, लेकिन बात की जा रही अरबी की, तो अरबी क्या है दोस्तों? सिफत निस्बती है। अरबी क्या है दोस्तों? सिफत निस्बती है, यानी कोई चीज़ किसी जगह से उसका नाम आगे पड़ जाए तो क्या कहलाता है? सिफत निस्बती कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया था, जब सिफत पढ़ाई थी तो बताया था फिराक गोरखपुरी। अब गोरखपुर के वो रहने वाले हैं, गोरखपुर की निस्बत से उनका नाम गोरखपुरी हो गया, तो गोरखपुरी की लफ्ज़ क्या कहलाएगा? वो सिफत निस्बती कहलाएगा, सिफत निस्बती कहलाएगा, इसमें निस्बती कहलाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 52। वो फ़ैल जिसमें किसी काम का होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता कहलाता है। वो काम जो काम पूरा होना नज़र नहीं आ रहा है वो क्या कहलाएगा? फ़ैल मुरक्कब नहीं कहलाएगा, गलत। फ़ैल मुताद्दी ये भी नहीं होगा। फ़ैल लाज़िम में तो काम नज़र आता है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा दोस्तों? फ़ैल नाक़िस। फ़ैल नाक़िस वो फ़ैल होता है जिसमें कोई काम पूरा मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आता है। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये भी समझाया था, फ़ैल नाक़िस, नाक़िस का मतलब ना किसी को दिखाई दे, ना किसी के समझ में आए, ऐसा अधूरा काम क्या कहलाएगा? फ़ैल नाक़िस कहलाएगा। सवाल नंबर 53। मानी के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में हैं? मानी के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में हैं दोस्तों? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 5 है? सही जवाब है दोस्तों 3। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं दोस्तों? 3 किस्में हैं। फ़ैल लाज़िम, फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुतअद्दी और फ़ैल नाक़िस। फ़ैल नाक़िस कितनी किस्में हैं दोस्तों? 3 किस्में हैं मानी के लिहाज से, फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुतअद्दी और फ़ैल नाक़िस। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 54। जो शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया का है, हमसाया ये का है कि को सोता रहेगा। अब रहेगा, रहेगी, रहेंगे जब बात किसकी की जाए? मुस्तकबिल की जाए। इस शेर में कौन से ज़माने की वजाहत है? कौन से ज़माने की बात की गई है? हाल की, माजी की, मुस्तकबिल की या माजी करीब की? इसमें बात की गई है दोस्तों मुस्तकबिल की, क्योंकि बात भविष्य की जा रही है, इसलिए सी इज़्ज़ा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। होगा, होगा, होंगे ऐसी बात की जाती है, वो बात किसकी होती है? भविष्य की होती है, इसलिए सी इज़्ज़ा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हाजी की तानीस है, हाजी की तानीस है। अब तानीस से आप कंफ्यूज ना हो, तानीस को क्या कहेंगे दोस्तों? मुअन्नस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुअन्नस कहते हैं। हाजी का मुअन्नस क्या होगा? ऐसे भी कहा जा सकता है, हज होगा, हजन होगा, हुज्जत होगा या हजामत होगा। हजामत नहीं होगा, दाढ़ी नहीं बनवानी है। हुज्जत नहीं होगा, झगड़ा नहीं करना है। हज नहीं होगा, तो दोस्तों बचा क्या है? हाजी का हज्जन। क्या बचा है? हज्जन। हाजी की तानीस क्या है? हज्जन है। तानीस का मतलब होता है मुअन्नस। तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस को तज़कीर व तानीस के नाम से भी जाना जाता है। हरकात व सकनात को कहते हैं अरब, तहरीक, इराब या हुकूमत। हरकात व सकनात, ज़बर, ज़ेर, पेश, ये सब क्या कहलाते हैं? इराब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इराब कहलाते हैं। इसलिए सही जवाब क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हरकात व सकनात को इराब के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 57। इत्तेहाद और इत्तेफाक ही से कौम तरक्की करती है। इस जुमले में इत्तेहाद और इत्तेफाक हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक दोनों क्या हैं? मुतज़ाद हैं, मुतरादिफ हैं, साबिक़े हैं या लाहिक़े हैं? साबिक़े लाहिक़े दोनों ही नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो जोड़ के बना हो। इत्तेहाद अपने आप में मुकम्मल लफ्ज़ है, इत्तेफाक अपने आप में मुकम्मल लफ्ज़ है, तो सी और डी तो हमने क्रॉस कर दिया। अब बची मुतज़ाद या मुतरादिफ। इत्तेहाद और इत्तेफाक दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इत्तेहाद का मतलब भी एकता होता है,
और इत्तेफाक का मतलब भी एकता होता है, घनिष्ठता होता है, इसलिए दोनों का मतलब एक होने से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बी। मुतरादिफ इसका क्या है, सही जवाब है। इत्तेहाद और इत्तेफाक क्या है, मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। कौन से लफ्ज़ हैं, मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, मुतज़ाद लफ्ज़ नहीं है। इबादत खाना कौन सा लफ्ज़ है, मरबा, मुरक्कब, साबिका या लाहिका। साबिका या लाहिका। देखिए साबिका तो नहीं होगा क्योंकि इबादत से कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता है, इबादत इतना बड़ा लफ्ज़ नहीं होता, साबिका तो नहीं है। लाहिका हो सकता है, लाहिका हो सकता है क्योंकि खाना से और भी लफ्ज़ बनते हैं, इबादत खाना, दवा खाना, ठीक है, गौसल खाना और हो सकते हैं, लेकिन लाहिका भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। मरबा भी नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, मुरक्कब। क्या होगा, मुरक्कब। मुरक्कब लफ्ज़ कौन से होते हैं, जब दो लफ्ज़ों को जोड़कर नया लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। यहाँ पर इबादत और खाना दो लफ्ज़ों को जोड़कर नया लफ्ज़ बना है, उसे इबादत खाना कहा गया, इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बी इज़ अ करेक्ट आंसर, मुरक्कब अल्फाज कहलाएगा। सवाल नंबर 59, आसमान से गिरा खजूर में अटका का मतलब है, क्या मतलब है। आसमान और खजूर में फासला बताना, नहीं। आसमानी ऊंचा का इल्म होता है, नहीं, ऐसे ही दिया था उसमें। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में गिरफ्तार होना, करेक्ट। अपने काम की फिक्र होना, नहीं। सही जवाब क्या है दोस्तों, सी। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका मतलब होता है एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में जा घिरा, तो ऐसी हालत को कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। लास्ट आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 60, सख्ते से ज़रा तवील ठहराव की अलामत है। सख्ता किसे कहते हैं दोस्तों, कॉमा को कहते हैं सख्ता, कॉमा कहते हैं सख्ता। कॉमा से जस्ट बड़ा कौन सा होता है, ये होता है, और इससे बड़ा ये होता है, ठीक है, उससे बड़ा ये होता है। ये है सख्ता, ये है वक्फा और ये है ख़त्मा। यानी सख्ता में आदमी कम रुकता है, वक्फा में थोड़ा ज़्यादा रुकता है और ख़त्मा में पूरे रुक जाता है। इसको कहते हैं कॉमा, विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और पूर्ण विराम क्या कहलाता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम पूरा रुक जाता है, अल्प विराम में आधा रुकता है और विराम में थोड़ा थोड़ा रुकता है। तो सख्ते से जस्ट बड़ी वाली अलामत कौन सी है दोस्तों, वक्फा है। कौन सी है, वक्फा। ये जो अलामत है कॉमा और नीचे डॉट जो लगता है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वक्फा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, वक्फा कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये रही वक्फा की अलामत, ये है वक्फा, ये है राबिता, ये है वावीन और ये है ख़त्मा। ये क्या है, ख़त्मा। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, ए इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपके बहुत ज़्यादा सवाल आपके सही गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। और आप सभी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 ऑब्लिक कितने सही आपने सवालों के जवाब एडवांस में दिए हैं। आपने पॉज कर करके अंदाज़ा लगाया होगा कि कितने सवालों के आप सही जवाब दे पाए हैं। तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे इतने सवालों के जवाब सही हुए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी तैयारी में कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ज़रूर शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।